आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रस्ट डेफिसिट इन इंडिया। इंडिया में लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम हमारा बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करें। ठीक है। 2025 इज़ अबाउट टू स्टार्ट और हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को रीबैलेंस करना है कि हमें हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। इन दो प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन देखेंगे। पहली चीज़ देखते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, ये क्या होता है। इंडिया इज़ ए ट्रस्ट डेफिसिट इकोनॉमी, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है। ठीक है। आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ कि ये उस कंपनी के एंड से कोई उनका एजेंट है वो हमें प्रॉपर एडवाइस दे रहा है। नहीं, हमें हमारे एंड से एक बार चेक करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट की डेफिशिएंसी। ठीक है। तो इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपको आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अपने एंड से एक बार उसको क्रॉस चेक कर लें कि या वो एडवाइस सही है या नहीं है। ये हमारा आज के वीडियो का मेन पर्पज़ है। सेकंड प्रॉब्लम कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करें फॉर 2025। ठीक है। ये एक पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं अपन। इस सीरीज़ में क्या देखेंगे अपन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स देखेंगे। ठीक है। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे काम करते हैं, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और फिर एट द एंड मैं आपको लाइव एनालाइज करके दिखाऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है आउट ऑफ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखेंगे तो। ठीक है। आउट ऑफ मैनी वी आर गोइंग टू डिस्कस विच वन इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक ग्रैंडसन होता है, वो अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि मैंने अभी अभी अर्न करना स्टार्ट किया है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मैं जहाँ भी देख रहा हूँ मेरे को हर तरफ रिस्क दिखाई दे रहा है। इक्विटीज़ में, स्टॉक्स में जा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स में भी हाई रिस्क कैटेगरी है, सब जगह रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपना पैसा कहाँ पे सेफ जगह पे रख सकता हूँ। तो उसके ग्रैंडफादर उसको एक बॉक्स खोल के दिखाते हैं जिस बॉक्स में मैंगो रखे होते हैं। तो वो मैंगो को देख के बोलता है ये तो अपने उस वाले पेड़ के मैंगो हैं जो 10 साल पहले हमने लगाया था। इसी बात पर ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि आपको जो अपना इनिशियल मनी है वो अब एक फिक्स्ड, एक स्टेबल सोर्स के अंदर डालना चाहिए। ठीक है। ये कहानी गलत हो गई, इसको काट देना, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन वहीं से काट देना। ठीक है। ओके। सो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर से एडवाइस मांगता है कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, उसने अर्न करना शुरू किया है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ। तो ग्रैंडफादर उसे एक ही एडवाइस देते हैं कि अपना जो फर्स्ट मनी है वो किसी भी रिस्कियर सेगमेंट में मत डालो, किसी स्टेबल सेगमेंट में डालो जिससे कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिले। ठीक है। हायर रिटर्न्स के पीछे मत भागो, थोड़ा कंसिस्टेंट रिटर्न के पीछे भागो, थोड़ा स्टेबल रिटर्न्स के पीछे भागो। ठीक है। तो उसके लिए वो एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जो कि स्टेबल है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जो कि स्टेबल है। ठीक है। जहाँ से आपको रिस्क कम है, रिटर्न कम हो चलेगा लेकिन रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। आपके पैसे का कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए। ठीक है। तो यहाँ से हमारी वीडियो सीरीज शुरू होती है और इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लार्ज कैप फंड्स। ठीक है। लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जहाँ पे जो फंड हाउसेज अपना पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 100 समझे, 1 से लेके 100 जो मार्केट कैप वाइज जो कंपनीज है, सारा पैसा उन्हीं में जाएगा। ठीक है। सेबी के कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग अगर कोई फंड लार्ज कैप फंड है तो उसे अपना 80% जो मनी है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा लार्ज कैप में, और 20% वो कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता है। इट कुड बी एनी अदर एसेट और एनी अदर कैप, लाइक स्मॉल कैप में डाल सकता है, मिड कैप में डाल सकता है। ठीक है। 20% उनके लिए फ्रीडम होती है, बाकी 80% उन्हें लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर सकता है, करना होता है। ठीक है। ओके। समझ आया लार्ज कैप क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी किसी भी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो वो की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट की पॉइंट इज़ कि हमें ये देखना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, कि वो फंड हाउस जो है वो एग्रेसिवली फंड मैनेज करता है या कंजर्वेटिव नेचर से फंड मैनेज करता है। अभी दो टर्म नहीं आती हैं, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। ये क्या होता है। एग्रेसिव का मतलब ऐसे समझिए कि जो फंड की रीबैलेंसिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है। ठीक है। जो उसका फंड मैनेजर है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को वेरी करता रहता है, कभी ये वाले स्टॉक्स में डाला, कभी इस सेक्टर में डाला। बाकी जो दूसरा होता है कंजर्वेटिव नेचर का इन्वेस्टमेंट, उसे बोलते हैं अपन बाय एंड होल्ड। वो खरीद के और वेट करते हैं। ठीक है। टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का टाइम देते हैं। ठीक है। एग्रेसिव में ग्रोथ स्टॉक्स में भी पैसा इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर। ठीक है। तो ये दो टाइप के इन्वेस्टिंग स्टाइल थे फंड मैनेजर्स किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आप जिस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो
वो कौन से स्टाइल को फॉलो करता है। अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए तो आप एग्रेसिव के लिए आ सकते हैं, अगर आपको स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो आप कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है, सेकंड की पॉइंट, या सेकंड की पॉइंट में आप ये ध्यान रखिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चल रहे हैं, फिर आपकी उसके एनालिसिस आप उसी एंड से करेंगे। जैसे आपने होराइजन लिया 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स का और 10 ईयर्स का, तो आप उसकी प्रीवियस एनालिसिस भी उसी एंड से करेंगे कि अगर मेरे को 5 साल में कैसा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर म्यूचुअल फंड शुड बी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 ईयर्स और 7 ईयर्स। ओके, आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा मत डालिए बिकॉज वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कुछ लगता है। ठीक है, तो चार्जेस को अवॉइड करने के लिए आप पैसा लॉन्गर टर्म के लिए सोचिए अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो। दिस वॉज सेकंड की पॉइंट। थर्ड पे चलते हैं। क्या लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की है? डेफिनेटली। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप जाएंगे तो ये रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट के ऊपर, पूरा इक्विटी मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में करेक्शन आया तो आपके म्यूचुअल फंड में भी करेक्शन आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्कियर है, बट लॉन्गर टर्म के लिए आप देखेंगे तो ये स्टेबल रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जब मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट करता है, उतना इफेक्ट इस पर नहीं आता लार्ज कैप वाले फंड्स पे। ठीक है, बिकॉज ये स्टेबल कंपनीज अपना पैसा डिप्लॉय करके रखते हैं। नेक्स्ट, मूव हेड। ओके, सो फोर्थ पॉइंट, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप क्या रख सकते हैं? देखिए सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर 3 ईयर का आप टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो प्रीवियस डाटा को अपन एनालाइज करके बोल रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में जो लार्ज कैप फंड्स का कैटेगरी का रिटर्न है वो है 16.06 फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स इट इज़ 18.38 एंड फॉर 7 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स इट इज़ 13.83। ठीक है, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट का होराइजन के अकॉर्डिंग रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। तो ये आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अभी ये हमने क्या डिस्कस किया कि हमें क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं किसी भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, ये हमें अपने एंड से देखना है ये सब चीज़ें। अभी अपन मूव करते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करी जाए। ठीक है, उसकी डाटा एनालिसिस कैसे करी जाए कि जो डाटा गिवन है वो कैसा, क्या अपने को फिगर आउट करके दे रहा है कि या दिस इज़ अ गुड म्यूचुअल फंड और नॉट। ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से अपन क्या देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के नंबर्स कितने अच्छे हैं। किसी भी कंपनी के नंबर देखते हैं वैसे म्यूचुअल फंड के नंबर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है नंबर्स की फॉर्म में कैसे आ रही है। अब उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैं आपको भी मेजर 5 की पॉइंट बता देता हूँ क्वांटिटेटिव के लिए। आप उनको अगर फॉलो अप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड कितना बेस्ट है और कितना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन इज AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए उसका AUM देखा जाता है। AUM क्या होता है कि वो कंपनी कितना पैसा मैनेज कर रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर लेंगे कि मेरे को इस AUM मतलब AUM पता होना चाहिए कि मैं जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका AUM क्या है। AUM जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है। रीज़न इसके पीछे ये है, अगर आपकी कंपनी का AUM ज़्यादा है दैट मीन्स इन्वेस्टर्स ट्रस्ट यू। आपके पास पैसा ज़्यादा है मतलब आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपके इन्वेस्टर्स पैसा निकाले तो आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, वर्स्ट मार्केट कंडीशन में आप इजीली हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। AUM ज़्यादा होने के ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप चेक करेंगे AUM। सेकंड पॉइंट जो आपको चेक करना है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? आपका पैसा मैनेज कर रहा है कोई फंड मैनेजर, उसकी भी तो कॉस्ट आ रही है, उसके भी तो एम्प्लॉयज़ है, सर्वर है, सब कुछ है। तो इन चीज़ों की कॉस्ट जो है वो एज ए एक्सपेंस रेशियो रिप्रेजेंट करी जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो अपन कैसे एनालाइज करें कि किसी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है या कम है। अज्यूम करते हैं किसी भी HDFC का जो है एक्सपेंस रेशियो है 0.90%। ओके, अब हमें कैसे पता है ज़्यादा है कम है? हम देखेंगे कैटेगरी का, लार्ज कैप जो कैटेगरी है उसका एवरेज एक्सपेंस रेशियो क्या है। उससे अगर ज़्यादा है तो हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा उसमें इन्वेस्ट करना, अगर उसके बराबर है तो अच्छा है, उसके कम है तो और भी अच्छा है। तो एवरेज कैटेगरी के आसपास का हमारा एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। ठीक है,
comparison of expense ratio of any mutual fund with its category expense ratio. Okay, this was our second point. थर्ड पॉइंट में अपन क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट में अपन चेक करते हैं कि कंपनी का प्रीवियस डाटा कैसे परफॉर्म किया है. ठीक है, प्रीवियस 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का परफॉर्मेंस चेक होता है, जिससे अपन प्रीवियस डाटा से एनालाइज करते हैं हाँ कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है. ठीक है, रिटर्न में कितना वेरिएशन आ रहा है, जो वोलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, जब मार्केट्स में करेक्शन आया तब उसने क्या परफॉर्मेंस दी है. तो 3 साल का और 5 साल का अपने को डाटा चेक करना होता है. इसका कंपैरिजन करना होता है किससे, कैटेगरी से. ठीक है, अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी का आपको एवरेज रिटर्न पता लग गया, जैसे 15% मिल रहा है 5 साल में, तो आप ये चेक करेंगे कि आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने वाले हैं, आपको जिसकी एडवाइस मिली है, क्या वो 15% से ज़्यादा दे रहा है, वो बीट भी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है कैटेगरी वाले रिटर्न को. अगर वो कर पा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है. और यही होना चाहिए, आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वो एटलीस्ट कैटेगरी रिटर्न्स को तो बीट करे. ठीक है, थर्ड पॉइंट में और ठीक है, तो आफ्टर एनालिसिस ऑफ रिटर्न्स वी मूव अहेड एंड वी चेक एसेट एलोकेशन. कि जो म्यूचुअल फंड है आपसे पैसा ले रहा है, ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड को 100 रुपये दिया, अभी वो 100 रुपये को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, आपको इतना आइडिया है कि वो 80% वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा. अब लार्ज कैप में 1 to लेके 100 कंपनीज, अब वो 100 कंपनीज में किस में पैसा डाल रहा है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, अभी आती है एसेट एलोकेशन की बारी. सेक्टोरल कैसे है और स्टॉक वाइज कैसे इन्वेस्ट कर रखा है, इस चीज़ की हमें एनालिसिस करनी होती है. ऐसा समझते हैं कि किसी सेक्टर का मान लेते हैं पी कम है, ठीक है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है अभी, और कोई म्यूचुअल फंड है जो उसी में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो अच्छी वैल्यू बाइंग कर रहा है, तो आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए क्या होगा, बेटर रिटर्न्स आएंगे. ठीक है, तो हमें ये चीज़ एनालाइज करनी होती है. आप खाली ऊपर ऊपर से भी देखेंगे कि एसेट एलोकेशन किस वे में है और सेक्टोरल एलोकेशन किस वे में है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कहाँ पे अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. ओके, एसेट एलोकेशन में ही एक मार्केट कैप एलोकेशन होता है. जैसे 80% तो सेबी ने फिक्स कर रखा है, लार्ज कैप को 80% जो मनी है वो अपना डिप्लॉय करना पड़ेगा लार्ज कैप वाले मार्केट कैप में. बट जो 20% है वो बहुत सारे फंड्स क्या करते हैं, वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मिड कैप में करते हैं, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कर देते हैं. सो यही हमें टेस्ट करना है कि जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो अपना पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा रिस्क सेगमेंट में डाल रहा है, क्योंकि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छे रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हैं. तो ये चीज़ का हमें टेस्ट करना है. ठीक है, ओके. So these were main 5 points which one should consider before investing their money into any kind of mutual fund. ठीक है, आगे अपन और भी डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें अपन रिस्क रेशो देखते हैं. ये भी क्वांटिटेटिव का पार्ट है, बट ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको जो रिस्क रेशियोज हैं वो कैसे जज करना है उनसे. ठीक है, जिसमें शार्प रेशो आता है, जेनसन्स रेशो आता है, ट्रेनर्स रेशो आता है, बहुत सारे रेशोज आते हैं, बीटा अल्फा ये सब आता है. उनकी एनालिसिस बहुत थोड़ी डेप्थ में होती है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से भी अगर किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं. मैं आपको ओवरव्यू में दिखा देता हूँ. जैसे इकोनॉमिक टाइम्स का एक अपने पास पेज है, इसके ओवरव्यू में अपने को जो डिटेल्स अपन ने डिस्कस करी है वो सारी एक इन शॉर्ट मिल जाएगी. ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह की से आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की एनालिसिस कर सकते हो. ये हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब आपने नंबर्स देखे अभी तक. अभी आते हैं अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस पे, कि जो आपका फंड मैनेज कर रहा है वो जो फंड मैनेजर इज, ठीक है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कितने साल से इस कंपनी में है, पहले कहाँ पे काम किया है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. ठीक है, तो ये जो है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्योंकि आपका फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि वो कहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं. ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. इसको भी अपन जब अपन ये रेशियोज समझेंगे, डिफरेंट टाइप की टर्म समझेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि हाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या चीज़ों को देखना होता है. ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना देखिए, फंड मैनेजर का अगर आपको इन शॉर्ट देखना है तो फंड मैनेजर का आप ये देख लीजिए कितने टाइम से उस कंपनी में फंड मैनेज कर रहा है और उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. बस ये 2 पॉइंट्स आप चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ फंड मैनेजर स्टेबल है या नहीं है, और प्रीवियस कंपनी है उसमें कितने साल तक रहे और क्या रिकॉर्ड रहा है उनका. बस ये 2 चीज़ चेक कर लीजिए. तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आपको शॉर्ट में करनी है तो आप इस चीज़ के लिए जा सकते हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सेलेक्ट करेंगे कि कैसे एनालाइज करना है. हम 5 म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ लार्ज कैप सेगमेंट.
ठीक है, और क्या क्या रेशियोज देख रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, वो सारे डिटेल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ तक के लिए हमें इंट्रोडक्शन देखना था कि मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। मेन प्रॉब्लम इज़ द ट्रस्ट एंड सेकेंड वन इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे फिगर आउट करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस से फिगर आउट करेंगे विच म्यूचुअल फंड इज़ बेस्ट फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, थैंक यू।